Hello everyone, welcome to our channel. Section 9 we were doing, and today I'll discuss with you why we have specially mentioned in section 9 that there it must be subject to the provisions laid down by this and this. There is express and implied bar in that. So let's discuss that. देखिए, whatever restriction in CPC सिविल प्रोसीजर कोड में सब्जेक्ट टू द प्रोविजन हेयर इन कंटेंट, ऐसा ही आपके सेक्शन 9 के जो स्टेटमेंट है. सो दैट मीन्स दैट सब्जेक्ट इज टू द रेस्ट्रिक्शन इन सिविल प्रोसीजर कोड. आपकी स्टेटमेंट कैसे लिखी हुई है बच्चे? सब्जेक्ट टू द प्रोविजन हेयरइन कंटेंट. ओके, तो हेयर इन का मतलब है सीपीसी. सीपीसी में जो भी प्रोविजंस होंगे, आपकी जो भी स्टेट सेक्शंस कह रहे होंगे, बट दे विल सब्जेक्ट टू द प्रोविजन. मीन्स समवेयर दे आर गिविंग अस रेस्ट्रिक्शन. Okay, so when it comes to the restriction under CPC, the phrase in bracket में जैसे ये phrase होगा is subject to the provision herein contained, but there may be restriction outside CPC also. तो उसके लिए लिख रहे हैं express और implied बार. CPC के provisions के तो according है ही है, but जो outside the CPC कोई भी provision होगा ये उसके भी subject to the है. ओके, एक्सप्रेस बार हम पहले लेके चलते हैं. देखिए, देयर मे बी सम स्पेशल लॉज pertaining to some special subject matter wherein they also have created special codes for that, है ना. कोई मैटर होते हैं, स्पेशल केसेस होते हैं ना, तो स्पेशल केसेस से रिलेटेड ही स्पेशल लॉज बने हुए हैं बच्चे. ठीक है, और स्पेशल लॉज जो हैं उनको कौन हेल्ड करते हैं? स्पेशल कोर्ट्स में ही वो केसेस रेफर होते हैं. And it is declared that all suits pertaining to that law shall be tried by that special court. इनसे related जो भी suits होंगे वो किस में होंगे? उन्हीं special courts में held होंगे. Such a declaration or express declaration of the exclusive jurisdiction of that special court, and thus it amounts to an express exclusion of the jurisdiction of ordinary civil courts. तो इससे साफ पता चलता है कि जो ऑर्डिनरी सिविल कोर्ट्स हैं वो ऑटोमेटिकली क्या हो गई हैं? एक्सक्लूड हो गई हैं पर्टिकुलर काइंड्स ऑफ के सूट्स को हेल्ड करने के लिए. ठीक है, जो भी स्पेशल केसेस से रिलेटेड सूट होंगे वो उन्हीं स्पेशल कोर्ट्स में ही फाइल किए जाएंगे, वहीं पर उनकी हियरिंग होगी. सो ऑर्डिनरी जो सिविल कोर्ट्स हैं वहां पर ये एक तरीके से एक्सप्रेसली मेंशन्ड हो गया है कि ये जो सूट्स होंगे ये सिविल कोर्ट्स में नहीं आएंगे. ओके, सो दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ एक्सप्रेस बार. आई एम गिविंग यू एक्सप्रेस बार. जैसे इनकम टैक्स ट्रिब्यूनल हो गए, सो जितने भी इनकम टैक्स से रिलेटेड मैटर्स होंगे, इश्यूज होंगे, सूट्स होंगे, वो इन ट्रिब्यूनल्स में जाएंगे. इंसॉल्वेंसी कोर्ट हो गई, कोई भी इंसॉल्वेंट पर्सन है या इंसॉल्वेंट ऑर्गेनाइजेशन है, इंसॉल्वेंसी से रिलेटेड जो भी मैटर होंगे वो इंसॉल्वेंसी कोर्ट्स में चले जाएंगे. ऐसे हमारी कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल है, आपने नाम तो सुना है ना, कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल. तो कंपनी से रिलेटेड जितने भी केसेस होंगे दे विल गो देयर. रेंट कंट्रोलर कोर्ट, रेंट से रिलेटेड, प्रोबेट कोर्ट, एडमैरिलिटी कोर्ट, फैमिली कोर्ट्स, डेब्ट रिकवरी ट्रिब्यूनल, मोटर एक्सीडेंट ट्रिब्यूनल. सो दीज आर द स्पेशल टाइप्स ऑफ कोर्ट, ताकि बर्डन सिविल कोर्ट से कम हो जाए और वो पर्टिकुलर काइंड या पर्टिकुलर नेचर का जो भी सूट हो वो उसी कोर्ट में चला जाए. मतलब मोटर एक्सीडेंट से रिलेटेड कोई भी केस होगा, दे विल नॉट कम इन ऑर्डिनरी सिविल कोर्ट बट दे विल गो टू वेयर? मोटर एक्सीडेंटल ट्रिब्यूनल. So the clause conferring exclusive jurisdiction to that court will be called exclusive jurisdiction clause or फाइलिटी क्लोज. तो जो भी पर्टिकुलर काइंड के नेचर होंगे, मैटर होंगे, इश्यूज होंगे, वो यहीं आ जाएंगे. एंड दैट इज द एक्सप्रेस बार. ये एक्सप्रेस बार दिया गया है सीपीसी में कि आप ऐसे मैटर्स के ऊपर जुरिस्डिक्शन नहीं करेंगे. ठीक है, अब आ जाती है बात इम्प्लाइड बार की. ठीक है, इम्प्लाइड बार क्या कहता है बच्चे? इम्प्लाइड बार सेज देयर मे बी सम स्पेशल लॉ विच हैज क्रिएटेड अ स्पेशल कोर्ट एंड इट इज नॉट एक्सप्रेसली डिक्लेयरिंग. ठीक है, जैसे यहाँ पर तो एक्सप्रेसली डिक्लेयर कर दिया जाता है, बट कुछ स्पेशल केसेस होते हैं जिनके लिए स्पेशल कोर्ट है, वो एक्सप्रेसली डिक्लेयर नहीं है दैट द कोर्ट विल हैव एक्सक्लूसिव जुरिस्डिक्शन.
That is, the statute is silent about exclusive jurisdiction of that special court in such cases. One has to examine the purpose of that law. कई बार साइलेंट हो जाता है लो कि ये स्पेशल कोर्ट वही उसी तरह का मैटर हेल्ड करेगी या नहीं, बट आपको वो खुद से केस को एग्जामिन करना पड़ेगा कि इसका बेसिक पर्पस क्या है और इस पर्टिकुलर केस को हमें किस कोर्ट में लेकर जाना चाहिए. ठीक है. The terms of reference of that law, one has to conclude upon the intention of the legislature, and if intention appears to be give exclusive jurisdiction, that will be the case of implied bar. मतलब आपको खुद से ही चेक करना पड़ेगा, उसको impliedly चेक करना पड़ेगा कि what it actually implies. ठीक है. There you have to examine yourself. But if the intention is not so, then both the special courts and ordinary civil courts will have jurisdiction. अगर आपको ऐसे सच कोई भी इंटेंशन नहीं दिख रही है और आपको प्लेन स्टेटमेंट लग रही है और आपको ऐसा कुछ भी इम्प्लीकेशन नहीं नजर आ रही कि ये कहीं ना कहीं ये इम्प्लाई कर रहा है, देन दैट मैटर कैन गो ईदर इन स्पेशल कोर्ट और इन सिविल कोर्ट. बट इफ कहीं ना कहीं इंटेंशन ऐसी है कि दैट मैटर आपको एग्जामिन करने के बाद लगा कि स्पेशल कोर्ट में जाना चाहिए, दैट इज इम्प्लाइड बार. ओके. सो सर्टेन केसेस जैसे मैं आपको बताती हूँ, लाइक प्योर पॉलिटिकल इश्यूज हो that are involved, or where diplomatic relations between two countries are involved, या where the issue pertaining to foreign policies are involved, or where the act of the state is involved, तो ये क्या कहते हैं, इट्स इम्प्लाइड बार. इनको आप ऑर्डिनरी सिविल कोर्ट्स में नहीं लेके जाएंगे, आप इनको फॉरेन ट्रिब्यूनल्स में लेकर जाएंगे जहां पर फॉरेन मैटर्स हेल्ड किए जाते हैं. ओके. सो व्हाट इज एक्ट ऑफ स्टेट? जैसे लैंड एक्विजिशन इज एन एग्जांपल ऑफ एक्ट ऑफ स्टेट, है ना. एक्ट ऑफ स्टेट इज वेयर वन sovereign country act against another sovereign country or act against the citizens of that country. तो वो मैटर्स जो होते हैं वो ऑर्डिनरी सिविल कोर्ट्स में हेल्ड नहीं होते. ठीक है बच्चे. आपका मैं एक देती हूँ बहुत लैंडमार्क जजमेंट, यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड वर्सेस अजय सिन्हा. 2008 का केस है बच्चे. इसमें क्या था? इट वॉज हेल्ड दैट द प्रोविजंस इन द स्टैट्यूट which restricts the jurisdiction of the ordinary civil court shall be given strict interpretation. आपको strictly read करना पड़ेगा कि particular कोर्ट का पर्टिकुलर केस का उस पर्टिकुलर कोर्ट में jurisdiction है या नहीं. ओके. अनदर लैंडमार्क जजमेंट दैट इज धुलाबाई वर्सेस स्टेट ऑफ एमपी. इसमें क्या था? इट वाज हेल्ड दैट इन सर्टेन सर्कमस्टेंसेस द ऑर्डिनरी सिविल कोर्ट्स विल आल्सो हैव जुरिस्डिक्शन. हो जाती है ऑर्डिनरी सिविल कोर्ट्स के पास भी जुरिस्डिक्शन डिस्पाइट द एक्सक्लूसिव जुरिस्डिक्शन क्लोज फॉर अ स्पेशल कोर्ट. कैसे कैसे सिचुएशन होगी वो? वेयर द स्टैट्यूट इटसेल्फ इज अल्ट्रा वायर्स. ठीक है. जहां पर बात ही ऑपोजिट की गई हो. The statute is not unconstitutional, but tribunal has violated some express provision. Yeah, tribunal has not violated any express provision, but it has violated principles of natural justice. जहाँ पर ट्रिब्यूनल ही नेचुरल जस्टिस को हार्म कर दे या कोई ऐसी एक्सप्रेस प्रोविजन के वॉयलेट करे, तो वो मैटर आप सिविल कोर्ट्स में लेके आ सकते हो. ठीक है. पहले तो आप सिविल कोर्ट उस मैटर को ट्रिब्यूनल्स में ही लेके जाओगे, स्पेशल ट्रिब्यूनल से स्पेशल कोर्ट्स में. बट कुछ सर्कमस्टांसेस ऐसे होते हैं जहां पर स्पेशल ट्रिब्यूनल्स ही अल्ट्रा वायर्स कोई एक्ट कर दे या प्रोविजन के अगेंस्ट एक्ट कर दे, देन यू कैन ब्रिंग दैट केस बैक टू द सिविल कोर्ट. ओके. या स्टैट्यूट डजंट प्रोवाइड फॉर एडिक्वेट रेमेडीज. आपको वहां से एडिक्वेट रेमेडी ना मिली हो तो आप बैक टू उसको सिविल कोर्ट में ला सकते हो. ठीक है. बट इफ देर इज एक्सप्रेस और इम्प्लाइड बार, देन फर्स्ट गो टू स्पेशल कोर्ट, ओनली देन कम टू सिविल कोर्ट. ओके. आपका एक जजमेंट रही है स्टेट ऑफ तमिलनाडु वर्सेस रामलिंगम. उसमें क्या बोला गया था बच्चे? इफ रेमेडी प्रोवाइडेड बाय द स्टैट्यूट आर फाउंड टू बी इनएडिक्वेट. रेमेडीज अगर आपकी स्पेशल कोर्ट से इनएडिक्वेट मिल रही हैं, देन ऑर्डिनरी सिविल कोर्ट हैव जुरिस्डिक्शन टू ग्रांट दोज रेमेडीज. आप रेमेडीज लेने ऑर्डिनरी सिविल कोर्ट्स में भी जा सकते हो. राइट. So this is all about express and implied bar which we have discussed in detail. I hope आपको समझ में आया हो कि क्या express और implied bar का मतलब है section 9 में, and you have to work according to this, right? Where it is expressly mentioned, then you have to go to this. Where it is impliedly, first you have to examine the case कि यहाँ पर जो intention है provision की वो क्या कहती है, and then you have to move on, right? So for today this session is over. Stay tuned for next one. In next one we will discuss how many types of jurisdiction is there. Very very important. Subject matter से related, territory से related, pecuniary से related. मैंने last session में आपको I think करवाया है, तो उसको हम डिटेल में करने वाले. क्वेश्चन जरूर आता है.
Till then, keep sharing, keep watching, keep learning. Have a happy day. Thank you.